हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम पंचायत के पद अधिकारियों के पद मुक्ति से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करे थे, जिसमें 16 क्वेश्चन हो गए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है। तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे, सरपंच के विरुद्ध अगर गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अपील कर सकता है कलेक्टर के पास। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे ऑप्शन देखते हैं क्या है। वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देता है, तो ये सही है। चुनौती देना मतलब अपील करना, कि वैधता मतलब अविश्वास प्रस्ताव। कई बार क्या होता है, अगर सरपंच पंच के विरुद्ध कार्य करते हैं, जैसे गलत काम नहीं करता, तो पंच उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव ला देती है। तो उसी के विरुद्ध सरपंच जो है कलेक्टर के पास अपील करता है कि जो पंच है उनके उनके द्वारा जो लगाया गया आरोप है वो गलत है। तो इस तरीके का वो अपील कर सकता है अपने रीज़न के साथ। अगर कलेक्टर को सही लगता है उसका रीज़न, तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होता है और कलेक्टर जो है 30 दिन के अंदर अपना निर्णय देता है जो अंतिम होता है। तो ये पहला सही है। दूसरा, वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती देता है, तो गलत। वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष चुनौती देता है, ये भी गलत है। वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती देता है, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। देखो, निलंबित होना और अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू हटाना दोनों अलग होता है, दोनों का धारा भी अलग है। पंचायत के पदाधिकारियों को निलंबित करने का धारा 29 होता है। निलंबित का मतलब उसको पद से नहीं हटाया जाता, कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है। देखते हैं उससे रिलेटेड क्या होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाता है, तो ये भी गलत है। अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है, तो ये गलत है, अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रह सकता। ऑप्शन डी, सदस्यगण स्थापन्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, तो ये सही है। स्थापन्य सरपंच का मतलब उसके जगह दूसरे को अध्यक्ष के रूप में स्थापित करते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो निलंबित होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ठीक है। व्याख्या, किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया जाएगा। इस निलंबन के आदेश की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजी जाती है। कलेक्टर जब उसको निलंबित करता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को या सदस्य को, तो कलेक्टर 10 दिन के भीतर उसकी सूचना राज्य सरकार को भेजती है। याद रखना, कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर। राज्य सरकार इस आदेश के 90 दिन के भीतर विनिश्चय करेगी। विनिश्चय करेगी मतलब राज्य सरकार अब जो भी निर्णय लेगी, विनिश्चय करेगी, जांच पड़ताल करेगी, वो 90 दिन के भीतर विनिश्चय करती है। यदि इस अवधि में राज्य सरकार निलंबन आदेश पर विचार नहीं कर पाती है तो निलंबन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। 90 दिन के भीतर अगर राज्य सरकार इसमें कोई विचार नहीं कर पाता है तो निलंबन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा, मतलब वो फिर से अध्यक्ष बन जाएगा, निलंबन से हट जाएगा। निष्प्रभावी हो जाएगा मतलब वो प्रभाव से हट जाएगा। यदि अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है तो 15 दिन के भीतर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाएगा और उसमें जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से अस्थायी मतलब जब तक वो निलंबित है तब तक के लिए स्थापन्य अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ठीक, 15 दिन के भीतर। जैसे ही अध्यक्ष जो है निलंबित हो जाता है तो 15 दिन के भीतर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष सम्मेलन बुलाता है। विशेष सम्मेलन के ही थ्रू अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है सदस्यों के द्वारा विशेष सम्मेलन में। अधिनियम में इस बात का वर्णन किया गया है कि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जो उपाध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। साथ ही किसी भी स्थिति में जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में जिला पंचायत का पद, अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होगा। तो समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कूट वाले में पूछ सकता है। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाता है तो क्या होगा। वैसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो हमने देखा था जिला पंचायत स्थापन्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते उसको पढ़ के फिर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत से किस प्रत्यावर्ती किया जा सकता है, मतलब ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्ती किया जा सकता है। तो याद रखें प्रत्यावर्ती धारा 21A में है, 21A में है। और प्रत्यावर्ती की क्रिया सिर्फ जो निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ रहता है उन्हीं सदस्यों के ऊपर लाया जा सकता है, मतलब पंच और सरपंच के ऊपर। ठीक है, तो ये किसके ऊपर, पंच और सरपंच के ऊपर आएगा, क्योंकि पंच जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा, और छत्तीसगढ़ में सरपंच भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तो किसे किसे किया जा सकता है, सरपंच और पंच को किया जा सकता है। व्याख्या, पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार केवल सरपंच और पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तन अर्थात ग्राम पंचायत पदाधिकारी को वापस बुलाने की प्रक्रिया। वापस बुलाना मतलब पुराने अधिकारी को वापस नहीं बुलाना है, जो पद में वो बन गया, जैसे सरपंच वो बन गया तो उसको वापस रिटर्न बुला दिया जाएगा, उस पद से हटा दिया जाएगा। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के पदाधिकारियों को प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया से सुरक्षा प्राप्त है, मतलब जनपद और जिला पंचायत में प्रत्यावर्तन का कोई क्रिया नहीं होता है। इसे अध्यक्ष सदस्य तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती, मतलब जनपद पंचायत और जिला पंचायत में ये क्रिया नहीं होता है, ये सिर्फ ग्राम पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत का नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है। पंच को किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो अभी बताया प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा। पंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, प्रत्यावर्तन लाया जाता है। ठीक है, और प्रत्यावर्तन कौन सी धारा में है, धारा 21A में है, इसको अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो मैं बताया था पंच और सरपंच को कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए मतलब 1 और 2 सही है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक मिनट, अगर सिर्फ ग्राम पंचायत के थ्रू अगर देखा जाए, मतलब पंचायती राज के थ्रू देखा जाए 73 अमेंडमेंट के थ्रू, तो पंच और सरपंच, लेकिन 73 के साथ अगर 74 को भी जोड़ दिया गया है, जैसे नगर पंचायत का अध्यक्ष, तो इसके लिए भी प्रत्यावर्तन लाया जाता है। अगर आप नगरीय निकाय पढ़ोगे 74वां अमेंडमेंट एक्ट, तो नगर पंचायत में के अध्यक्ष के लिए भी प्रत्यावर्तन किया जा सकता है, उसे भी प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इसके थ्रू ऑप्शन बी सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पंचायती राज के लिए पंच और सरपंच के लिए प्रत्यावर्तित लाया जा सकता है, और नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी प्रत्यावर्तित क्रिया ला सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसको याद रखें, अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष दिया गया है तो उसके लिए भी उसे भी प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तित को इंग्लिश में रिकॉल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन, जनपद और जिला को तो नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हट गया। सरपंच को किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सेम क्वेश्चन। तो पंच को प्रत्यावर्तन किया जा सकता है, पहला सही है। उपाध्यक्ष को नहीं किया जा सकता, उपाध्यक्ष के लिए भी पंच के रूप में ही प्रत्यावर्तन लाते हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष जो है दोहरी भूमिका निभाता है, वो पंच भी रहता है और उपाध्यक्ष भी रहता है। सरपंच के लिए प्रत्यावर्तन लाया जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू जीतता है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में प्रत्यावर्तन क्रिया नहीं होता। नगर पालिक परिषद के उपाध्यक्ष के लिए भी नहीं लाते, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए प्रत्यावर्तन लाया जाता है। ये 74वां संविधान संशोधन में आपको देखने मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और 7वां सही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, मान लीजिए कि ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस है, मतलब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, याद रखें कुल 18 सदस्य उपस्थित तथा मतदान देने वाले 11 सदस्य हैं। पक्ष उपस्थित और मतदान देने वाले 11 सदस्य और पक्ष में 11 मतदान है, तो क्या होगा। उपस्थित जो है उसे पक्ष में 11 वोट उनको मिलता है, तो क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, नहीं होगा। सरपंच अपनी निर्णय मत की शक्ति का प्रयोग करेंगे या प्रकरण जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। तो इसमें याद रखें, उपस्थित और मतदान करने वाले की संख्या यदि
कुल संख्या से अधिक हो जाती है 2/3 से, तो प्रस्ताव पास होता है, नहीं तो नहीं। तो अब इसमें देखते हैं, मतलब पूरे मिला के सदस्य संख्या कितने हैं, 18 है। और कुल सदस्य कितना निकाला जाता है, 2/3%। पहले हम लोग देखे थे। और हम लोग को वोट कितना मिला है, 11 मिला है पक्ष में। तो इसका अगर मैं 18 का 2/3 अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें 12 आता है, ठीक है। तो 11 जो है वो छोटा है 12 से, इसलिए प्रस्ताव पास नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर मतदान करने वाले की संख्या अधिक होती तो प्रस्ताव पास हो जाता, लेकिन यहाँ मतदान करने वाले की संख्या कम है और कुल संख्या 2/3 ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ प्रस्ताव पास नहीं होगा। याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको सदस्य संख्या दे दिया गया है, सदस्य संख्या यहाँ पर दे दिया गया है, और साथ में पक्ष में कितना वोट मिला है वो दिया गया है। तो जो पक्ष में मिला गया है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, और जो सदस्य संख्या है उसका 2/3% निकालो, क्योंकि कुल सदस्य संख्या है। कुल सदस्य संख्या मतलब जितने एरिया से निर्वाचित हुए हैं उतने सदस्य, उसका 2/3 अगर ज़्यादा हुआ मत वाले से तो आपका प्रस्ताव पास नहीं होगा, और 2/3 अगर कम हो गया इससे तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 12 आ रहा है, और 12 देखो 11 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रस्ताव पास नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, यदि किसी पंचायत की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि किसी पंचायत का गठन करने वाले कुल पंचायत या सदस्यों की संख्या 15 है। ठीक, ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग बताया गया। कुल पंचायत की सदस्यों की संख्या 15 है। ठीक, कुल पंचायत की सदस्यों की संख्या 15 है। इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, 2/3 में हिसाबेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों या सदस्यों की संख्या, उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों और सदस्यों की संख्या 12 है। इसको हम लोग किससे लाएंगे, 3/4 से। ये मैं कॉपी में करके दिखाया था। तब प्रावधान के अनुसार उपस्थित पंच या सदस्यों की 3/4 संख्या, देखो यहाँ पर 12 का हमने 3/4 निकाला, मैं अभी दिखाया था निकाला, उसमें कितना आया था, 9 आया था। साथ ही पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्य का 2/3 से निकाले तो 10 आया था। अर्थात उपरोक्त स्थिति में उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 पंचों या सदस्यों की संख्या पंचायत का गठन करने वाले 2/3 पंच या सदस्यों की संख्या से कम है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। यदि इसकी विपरीत स्थिति होती, मतलब 10 हो जाता उपस्थित और मतदान करने वाला और वो 9, तो पास हो जाता। यही चीज़ को यहाँ पर बोला है। अपने विवेक से इसको ध्यान दें, और ये जो मैं जिस तरीके से फॉर्मूला सेट करके बताया था वैसे ही करोगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकल जाता है। बस 2/3 और 3/4 को रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम। मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, जिला पंचायत के अकॉर्डिंग है, और सदस्य संख्या इसमें 32 है। 2 स्थान रिक्त हैं, 2 स्थान रिक्त है, मतलब सदस्य संख्या 32 होनी चाहिए, लेकिन 2 जगह अभी चुनाव नहीं हुआ है तो रिक्त होगा। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। पंचायत में उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हुआ है। उप सरपंच के विरुद्ध मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में है। प्रस्ताव के पक्ष में मतलब वो लोग हटाना चाहते हैं उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष के विरुद्ध है ना, हटाना चाहते। तो मैं हमेशा जो पक्ष में जो रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखने बोला हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। और 9 मत विरोध में आए हैं, और 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया है। तो ये दोनों को देखना नहीं है 2 सदस्यों ने मतदान किया है कि नहीं, क्योंकि इधर तरह हम लोगों को कुल सदस्य संख्या देखा जाता है जो तत्काल समय में है। तो तत्काल में 32 होना चाहिए था, लेकिन 2 जगह चुनाव नहीं हुआ है, तो कुल सदस्य कितने, 30 है। तो 30 का हम 2/3% देखेंगे। 2/3 यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अभी भी अगर देखा जाए इसका आंसर क्या आया, 20 आया। और यहाँ पास कुल सदस्य 20 और यहाँ पास 19 पक्ष में आए हैं, तो अभी भी पक्ष में आने वाला जो है राइट हैंड साइड से छोटा है, इस हिसाब से भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर यहाँ 20 होता और यहाँ 19 तो प्रस्ताव पास हो जाता। कैसे निकाला हम समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बुक में इतना ही दिया है। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है तो आप कमेंट करें, मैं अलग से उसका क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रस्ताव अभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि एक जगह 19 है और एक जगह 20 है, तो बड़ा इधर है, बस छोटा इधर है। अगर इधर बड़ा होता तो प्रस्ताव पास होता, इधर छोटा है इसलिए प्रस्ताव पास नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्न में से क्या सही है। अब सरपंच का प्रत्यावर्तन देखना है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, बस कथन कौन सा सही है ये देखना है। सही पूछा गया है। पहला, सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो ये सही है, सरपंच को कार्यकाल के दौरान ही प्रत्यावर्तित करा जाएगा। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो ये गलत है। प्रत्यावर्तन कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के बाद किया जाता है, पूर्व नहीं। जैसे कि 5 वर्ष का है तो 2.5 साल के बाद ही आप सरपंच के विरुद्ध प्रत्यावर्तन ला सकते हो, तो ये पूर्व नहीं है, बाद में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो देखो ये सही है, बाद में है, ठीक है, 2.5 साल होने के बाद। नेक्स्ट, प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये भी सही है। प्रत्यावर्तित करने के लिए ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है फिलहाल। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकती है, तो ये गलत है। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है, तो ये सही है, कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ये भी गलत है। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, तीसरा, चौथा और छठवां सही था, इसलिए ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या, वापस बुलाने की प्रक्रिया हेतु निम्न शर्त होते हैं। वापस बुलाना मतलब रिकॉल, प्रत्यावर्तन, धारा 21A। किसी सरपंच के निर्वाचित होकर पद धारण करने से लेकर 2.5 वर्ष तक वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब जैसे 5 साल का उसका कार्यकाल है, तो पहले दिन से लेकर 2.5 साल जब तक उसका पूरा नहीं होगा तब तक आप प्रत्यावर्तन नहीं ला सकते, 2.5 साल के बाद आप ला सकते हो। किसी उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच द्वारा आधे कार्यकाल समाप्त होने के पहले वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। कोई सरपंच या पंच वापस बुलाने के फैसले की वैधता को चुनौती देने के लिए 7 दिन के भीतर कलेक्टर को सूचित करेगा। इस संदर्भ में कलेक्टर 30 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। अब कलेक्टर जो बोलेगा वो उसका निर्णय अंतिम होगा 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनें। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा वे उचित समझे तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। इस तरीके से जांच मतलब जो अभी नीचे दिया गया है वो अब देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करते हैं। राज्य सरकार किस कंडीशन में इसको हटा सकते हैं? पहला, ये तो सही है, राज्य हित के विपरीत कार्य करें, राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करेंगे तब हटा सकते हैं। दूसरा, धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव कोई करता है तब भी उसको हटा सकते हैं, ये भी सही है। महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना, तो अगर ऐसा भी कार्य करेगा तब भी हटा सकते हैं। महिलाओं का सम्मान इंपॉर्टेंट है, प्रतिकूल प्रभाव अगर डालता है तब भी हम लोग पंच और सरपंच को हटा सकते हैं। व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उद्यम में संलग्न हो, तो ये गलत है, ये कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या, राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न कारणों के आधार पर पंचायत पदाधिकारियों को सीधा हटाया जा सकता है। पहला, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के विपरीत कार्य करने पर। दूसरा, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कार्य करने पर। तीसरा, सामाजिक समरसता एवं धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र एवं वर्ग पर आधारित भेदभाव करने पर। पद से हटाए जाने का अंतिम आदेश कारण बताओ सूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर पारित कर दिया जाना चाहिए। कारण बताओ अधिसूचना के 90 दिन के भीतर, जो कारण है वो बताने का एक अधिसूचना होता है, उसके 90 दिन के भीतर जारी कर देना चाहिए। यदि ऐसा आदेश पारित हो जाता है तो वह पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पद से हट जाएगा और 6 वर्ष तक पंचायत के किसी निर्वाचन के अयोग्य होगा। अब 6 वर्ष तक वो किसी भी पंचायत के निर्वाचन में वो भाग नहीं ले सकता, साथ ही अन्य किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं होगा।
नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाए जा सकते हैं? पहला, वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु है, तो ये गलत है, इस बेस पर उसको नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। विधि व्यवसाय के रूप में पंचायत के विरुद्ध अगर कोई कार्य उसने स्वीकार कर लिया है तब, तो ये सही है, इस स्थिति में हटाया जा सकता है। वह पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित हो, तो ये भी सही है, पंचायत में बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता हो, ये भी सही है, हर बात को अगर विरोध करेगा तब भी हटाया जा सकता है। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहता हो, ये भी सही है। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। व्याख्या, पंचायत के किसी पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति को निम्न आधार पर हटाया जा सकता है। पहला, निर्वाचित व्यक्ति ने विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया हो। निर्वाचित व्यक्ति ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हो। निर्वाचित व्यक्ति 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहा हो। निर्वाचित व्यक्ति लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता हो। निर्वाचित व्यक्ति यदि साक्षर नहीं है, निर्वाचित व्यक्ति यदि साक्षर नहीं है तो पहले वो पंचायत नहीं लड़ सकता था, लेकिन अब लड़ सकता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से 23/12/2019 को हुए नवीन संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि पूर्व में पंच के लिए 5वीं और अन्य पदों के लिए 8वीं पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र देवे तो क्या होगा? याद रखिए, अचानक से अगर कोई सरपंच त्यागपत्र दे देता है तो कुछ समय के लिए स्थापना सरपंच बनाया जाता है नए चुनाव होने तक। तो देखते हैं ऑप्शन। उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, गलत। किसी पंच को सरपंच पद पर निर्वाचित किया जाएगा, गलत। प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी, ये भी गलत। स्थापना सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, तो ये सही है, ये बताया भी था। व्याख्या, नियमानुसार पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को देगा और सरपंच अपना त्यागपत्र संयुक्त संचालन या उप संचालन पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को लिखित रूप में देगा। पंचायत त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति त्यागपत्र स्वीकार करने के पूर्व उसे वापस ले सकता है। त्यागपत्र दे दिया है सामने वाला और सामने वाले ने अभी स्वीकार नहीं किया है तो वो वापस भी ले सकता है। यदि सरपंच का त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है तो उस पंचायत के पंचों द्वारा अपने बीच में से किसी एक को सरपंच के रूप में बहुमत के आधार पर निर्वाचित करेंगे। वही स्थापना सरपंच पंचायत की शेष अवधि तक सरपंच होगा। जो पंचायत का जो शेष अवधि तक रहेगा तब तक वो रहेगा, नया चुनाव बोल दिया था मैं। ज्ञात हो, यदि सरपंच का पद रिक्त हो तो उप सरपंच को शेष अवधि के लिए कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया जाएगा, ना ही कलेक्टर द्वारा कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। पंचायत पदाधिकारियों का त्यागपत्र, ये देखना है कौन किसको त्यागपत्र देता है। पंच जो है सरपंच को त्यागपत्र देता है। सरपंच व उप सरपंच संयुक्त जिला संचालक या उप संचालक को देता है। जनपद सदस्य व उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। जनपद का अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को त्यागपत्र देता है। जिला सदस्य व उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, जो जिला का जो अध्यक्ष होगा उसको देता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है कलेक्टर को त्यागपत्र देता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं? सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित हो सकते हैं उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए, प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न करके दिए जाए और उसे विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए जाए। तो 1/3 सदस्य सूचना पर हस्ताक्षर करेंगे और विहित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, तभी वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट,
प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिए जाए। यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसे विहित अधिकारी को भी देना है। विहित अधिकारी को देने के बाद ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट, उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो, तो ये गलत है। समय बोला है आधे से अधिक समय, वर्ष पूरा ना कर लिया हो, तो ये गलत हो जाएगा। उस स्थिति में उसने अपने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो। 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो, तो ये सही है, 2.5 वर्ष पूरा होना चाहिए। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच ने अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो, तो ये गलत है। 1/3 भाग अगर पूरा कर लिया हो तो उसका ज़्यादा समय बचेगा नहीं, वो भी उपचुनाव में बोला गया है। उपचुनाव मतलब फिर से जो चुनाव होता है उसमें, तो ये गलत है। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच ने अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा ना कर लिया हो, तो ये सही है। 1/3 भाग पूरा नहीं हुआ है तो समय बचा है प्रत्यावर्तन के बाद के लिए भी, तो ये सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही होगा। पहला ए, डी और एफ सही है। इसलिए कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधिमान्यता को कहाँ चुनौती करता है, तो ये वो पूछा गया है कि ये कहाँ पर अपील करेगा। अंतिम अपील जो होता है तो ये संचालक पंचायत के पास करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सरपंच कलेक्टर के पास करता है, और जनपद पंचायत का अध्यक्ष संचालक पंचायत के पास। नेक्स्ट, किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को, हाँ, तो इसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। जिला पंचायत के अध्यक्ष को, इसे भी प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत के सरपंच को इसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा को नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसको नहीं किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है तो तीसरा और चौथा हो जाता है, लेकिन किसको नहीं किया जा सकता तो पहले और दूसरे को नहीं किया जा सकता प्रत्यावर्तन। व्याख्या, वापस बुलाने की प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसी सूचना पर हस्ताक्षर कर विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तदुपरांत वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बाद ग्राम सभा का गठन करने वाले आधे से अधिक सदस्य 50% से अधिक गुप्त मतदान कर बहुमत द्वारा सरपंच या पंच को वापस बुलाएंगे। इससे सरपंच या पंच का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हो जाता है। अब ये हो गया आज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायतों में निर्वाचन को देखेंगे। पंचायत का निर्वाचन कैसा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।